हाँ, गुड मॉर्निंग। यस सर। कैसे गुड हैं मॉर्निंग आप? सर। अच्छा हूँ सर। पहले भी ज्वाइन किया था क्या आपने, शायद एक बार? जी सर, अप्रैल में दिया था। जी सेकंड मॉक है सर। हाँ हाँ, सेकंड है, सेकंड है। अच्छा, चला। चलिए, मैं आपने एक स्टार लिंक के बारे में सुना है? जी सर, स्टारलिंक अमेरिका के जो एक ग्लोबल इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं टेक वर्ल्ड में, एलन मस्क, उनकी एक कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है ग्लोबल लेवल पे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं मतलब ये बहुत सारे लोग इस पर अभी भी जो है ना एनालिसिस कर रहे हैं कि व्हाट विल बी हैपन, यहाँ की कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट होगा। बाहर का एक जो है इंटरनेट प्रोवाइडर पूरे सारे इंडिया में, उसका सारी इंटरनेट कंपनियों पर उसका कंट्रोल होगा, देन व्हाट विल बी हैपन? क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा है? सर, मेरा मानना है कि अभी हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं और भारत सरकार ने स्टारलिंक को परमिशन भी दे दी है भारत के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो स्टारलिंक है भारत के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करेगी। और जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कॉम्पिटिटिव एक तरह से वर्क कल्चर के अंदर ये काम होगा। अदर कंपनीज के लिए भी ये एक चैलेंज होगा कि वो इतनी ही एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव में रहते हुए आम जन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये कह सकते हैं कि भारत के जो रिमोट एरियाज हैं उसके अंदर भी हमें इंटरनेट एक्सेस इजीली मिल पाएगा, क्योंकि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किए जाते हैं और ये ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होते हैं। इस कारण से इनकी जो लेटेंसी होती है वो काफी कम होती है, तो कम समय के अंदर हमें इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी मिलती है। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है कि कहीं कंपनीज किसी के प्राइवेट डेटा को या कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको ये एक्सेस तो नहीं कर रही है, तो इसको भी एड्रेस किया जाना जरूरी है। नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ये जी तो पूरा डेटाज पर उनका टोटली एक तरह से जो है ना पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो सीक्रेसी, व्हाट अबाउट सीक्रेसी एंड व्हाट अबाउट लोकल कंपनीज, व्हाट अबाउट, तीन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि लोकल कंपनीज के बारे में क्या होगा, एंड यहाँ के सीक्रेसी के बारे में क्या होगा, एंड अगर ये जो है मतलब पैरालाइज्ड नहीं हो जाएंगी कि यहाँ के लोग उसके हर मतलब स्टेज में या हर स्टेटस पर ये जो है ना कंट्रोल करेगा। तो व्हाट इम्पैक्ट गोइंग ऑन आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या इम्पैक्ट इट विल क्रिएट? सर, मैं पुनः उसी पॉइंट पर एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि हम्म। ये जो कंपनीज आ रही हैं भारत के एक जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना हुआ है आईटी सेक्टर के अंदर, उसी के अंदर ये काम करेगी। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि जो भारत के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट एयरबेस है या जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है कि उनका ये एक्सेस प्रोवाइड ना करें। वो बाकी कंपनीज भी कर रही हैं। दूसरा ये है कि जो अदर कंपनीज है उनके लिए कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उनको भी हो सकता है कि इन्हीं चीप रेट के अंदर या इतनी अच्छी स्पीड के अंदर डेटा प्रोवाइड करना पड़े। जब भी कोई कंपनी इंडिया आती है तो उसको कुछ ग्राउंड्स पर ही परमिशन दी जाती है, तो मेरा मानना है कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उन्होंने भी इसी ग्राउंड पर ही इसको एक्सेस यहाँ प्रोवाइड किया होगा। गुड। अच्छा, ये स्पैक, स्पैक क्या है ये? सॉरी सर, एस मैं समझ पी नहीं पा रहा। SPACEX, CE, नहीं, स्पैसी, स्पैसी इसी की एक कंपनी है शायद ये। मैं लिंक जी बता सर। रहा हूँ। हाँ? ओके, थैंक यू सर। ये ये SPACY। स्पेस वाई। हाँ, ये सर सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं इसमें है। आप इसमें स्टडी करना आप। जी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी एलन मस्क की जो है वो, इसका नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी। ये जो जो स्पेस है सर, शॉर्ट टर्म, हाँ माफी शॉर्ट चाहूंगा, टर्म। स्पेस एक्स नाम है इसका। स्पेस एक्स। हाँ। हम्म। जी सर, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक स्पेस कंपनी है जो कि जो स्पेस टूरिस्ट है उनको अपने खर्चे के ऊपर स्पेस की ट्रैवल कराती है। इसका जो ड्रैगन एक महत्वपूर्ण
रॉकेट है जिसके द्वारा अभी शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर गए हैं। इसके अलावा एक और इसका फाल्कन रॉकेट है जो कि काफी एफिशिएंट और काफी पावरफुल रॉकेट है। वो मैं स्पेलिंग में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्यों मुझे ये फॉलो नहीं कर पा रहा था एक वर्ड को। हाँ, स्पेक्स एक्स इसी का जो है ना, वो जो जी, इसमें जो है सुभाष सब्सिडियरी शुक्ला। कंपनी जी। अच्छा, एक बात बताइए, सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी और क्या इम्पैक्ट हुआ? तीन बातें इसमें शामिल है कि किसने की थी, कब की थी, एंड उसका क्या इम्पैक्ट आया था इंडिया के उस पर। सर, सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत 20वीं सदी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था उनका ये था कि जो आम जन है उनके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को जागृत करना। जो लोग हैं जो ब्रिटिश सत्ता के कारण एक तरह से एक औपनिवेशिक दासता से पीड़ित हैं, उनको अपने रूट से जोड़ना और एक तरह से लोगों के अंदर, एक जनमानस के अंदर ये संदेश देना कि एकजुट होकर हमें इस सत्ता से लड़ना चाहिए। तो इसका जहाँ एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था, और वहीं दूसरी ओर इसका एक राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जनमानस को एक तरह से एकजुट करने के लिए भी इसका एक महत्व था। वर्ष आपको ध्यान है कि इसका कौन सा वर्ष में किया था ये? सॉरी सर, वर्ष के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, कैरेबियन आइलैंड के बारे में क्या जानते हो आप? सर, ये कैरिबियन आइलैंड जो है ये एक तरह से आर्कीपेलागो, इसके लिए हम ज्योग्राफी में टर्म यूज करते हैं। ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कैरिबियन सी के अंदर है। इसमें जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है एक आइलैंड कंट्री है, और एक जमैका है। इसके अलावा और भी दूसरे आइलैंड हैं। ये सब ग्रुप मिलके एक क्रिकेटिंग टीम भी बनती है वेस्ट इंडीज, जो एक तरह से आईसीसी के अंदर अप्रूव टीम है। तो इतनी मुझे जानकारी है सर कैरिबियन आइलैंड के बारे में। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहां पर जो है ना जो है ना विजिट किया था इन कैरेबियन कंट्रीज में अभी कुछ, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर, माननीय प्रधानमंत्री ने अभी कैरिबियन आइलैंड है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, वहां अभी विजिट किया था। क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्या वहां पर? जी सर, जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो एक तो इस फील्ड में है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर संस्कृति, शिक्षा आदि मुद्दे पर, दोनों आदि विषयों पर दोनों देशों के बीच में सहयोग जारी रहेगा। दूसरा, जो वहाँ की जो एक तरह से लोकल जो थेरेपीज हैं, उनका भारत के जो आयुर्वेद है उसके साथ भी एक टाई अप हुआ है कि दोनों देशों के अंदर भी, दोनों देशों के मध्य इस क्षेत्र के अंदर भी एक सहयोग किया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक गोपनीय बात बताऊंगा, बहुत तगड़ी सी, जो आपको बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको रिव्यू करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है? जी सर। ये ट्रिनिडाड टोबैगो गुयाना में हिंदी जानते हैं लोग। जी वाई सर। इट इज? अ, हिंदू क्योंकि सर धर्म को जब, भी मानते हैं, हिंदू धर्म जी को सर, जब मानते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। जब कॉलोनियल पीरियड था तो यूरोप के अंदर जो स्लेवरी थी वो खत्म हो चुकी थी। तो जो स्लेव्स थे उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, और भारत के अंदर भी जो ऐसे लोग थे जो एक तरह से लेबर क्लास थे, उनको ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में शिफ्ट करने के लिए ये जगह सुनी, क्योंकि जो कैरिबियन आइलैंड थे ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। और यहाँ पर इनसे मुख्यतः एग्रीमेंट के बेस पर शुगर केन की एग्रीकल्चर करवाई गई थी। तो इस एग्रीमेंट से एक टर्म बनी गिरमिटिया। तो इनको गिरमिटिया लेबर हम कहते हैं, जो वहां पर ये काम कर रही है। अधिकतर जो है भारतीय मूल के लोग हैं, इसलिए ये हिंदी भी जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वेनेजुला कहाँ है, लोकेशन कहाँ है इसकी? सर, वेनेजुला एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है, और ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिचुएटेड है। गुड। दक्षिणी अमेरिका के इसमें जो है, इस वेनेजुएला में क्या विशेषता है इस कंट्री की? सर, वेनेजुला एक ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पर बहुत रिच फ्लोरा एंड फोना है। इसके अलावा ये एक ओपेक कंट्री भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का भी एक मेंबर पहले रह चुका है। फिलहाल ये ओपेक का मेंबर नहीं है। यहाँ पर बहुत ऑयल, जो क्रूड ऑयल है उसके बहुत एक तरह से क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑयल, क्रूड ऑयल काफी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड एक मेजर टूरिस्ट साइट भी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, एंजिल वाटरफॉल, वो भी वेनेजुएला के अंदर है। नामीबिया के बारे में क्या जानते हो आप? सर, नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है
जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर एक तरह से ये ड्राई और सेमी एरिड कंडीशन पाई जाती है। पहला यहाँ पर नामीब डेजर्ट है, दूसरा यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट भी है। यहाँ पर एक लोकल ट्राइब भी मिलती है। अभी मैं सर उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा ये जो एरिया है वो रेयर अर्थ मिनरल के अंदर भी काफी एक तरह से सैचुरेटेड है, काफी अधिक मात्रा में यहाँ मिलता है। और हाल ही में 2022-23 के अंदर यहाँ का जो एक तरह से वाइल्ड एनिमल है चीता, उसको भी हमारे यहाँ कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी भारत सरकार ने वहाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? सर जो मेजर डील हुई है वो रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर के अंदर हुई है नामीबिया से। इसके अलावा जो दूसरी डील हुई है सर, अभी मुझे उसके बारे में सॉरी आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं रिव्यू करते समय बताऊंगा आपको। बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड है, आपको रिव्यू भी कर लेता हूँ इमिजिएटली, है जी ना। सर। गौरव जी, आपने एक तो ये उसमें आपकी हॉबी में लिखा था एंकरिंग, जी सर। है। तो एंकरिंग के बारे में आप थोड़ा सा, कि किस किस तरह के प्रोग्राम में आपने जो है पार्टिसिपेट किया, ये जरूर आप याद रखना। वहां पर अगर जी पूछा सर। जाएगा के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। अब जी यू आर सर। डूइंग एनी जॉब? ये सर, आई एम स्कूल लेक्चरर इन सेकेंडरी एजुकेशन हाँ हाँ, डिपार्टमेंट। यस 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 यस। तो ठीक है। तो स्टारलिंक के बारे में आपने सही बताया था। स्पेक्स एक्स जो है वो, उसका भी जवाब आपका सही था। गणेशोत्सव जो है ना 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। लेकिन उसमें एक विशेषता ये थी, जो गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया ना बाद में, भारत छोड़ो आंदोलन, या सॉरी वो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो बाल गंगाधर तिलक का ही था। उन्होंने आम लोगों को, मतलब इस मूवमेंट से जोड़ने के लिए, नेशनल मूवमेंट से जोड़ने के लिए एक साधन बनाया था ये। मतलब बहुत बड़ा जो है ना इसका इम्पैक्ट आया था। फिर जैसे ही इनको बंद कर दिया था, जो उसमें बर्मा में डाल दिया, जहां जहां जेल में डाल दिया, तो ये उतना प्रभाव खो चुका था। और फिर बाद में गांधी जी आ गए थे। तो पर लेकिन वो जो है गांधी जी से पहले जितना भी जो है ना लोगों में जागरूकता लाए थे, वो बाल गंगाधर तिलक का ये गणेशोत्सव ही थे। तो ये एक उसको पिन पॉइंट करना, बिल्कुल क्लियर करने का एक बात है, एस्पेक्ट है। कैरेबियन आइलैंड के बारे में आपने इसमें थोड़ा सा और कर सकते हो कि 11 मील दूर है ये वेनेजुएला से। ये इसमें जो है ना इसमें ट्रिनिडाड है खास तौर से। वो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन आपने जो कहा है वो भी सही है, लेकिन गुआना और ट्रिनिडाड और इसमें वहाँ एक विशेषता है, माया सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं वहाँ। जी यू आर सर। फॉलोइंग माय पॉइंट। माया यस सर। सभ्यता के अवशेष जो है, वो माया सभ्यता हमारी इंडस सिविलाइजेशन की जैसी ही प्राचीन है। और जी सर। सबसे बड़ी बात है, वहां पर टेम्पल मिले हैं, सैकड़ों टेम्पल है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं। आई हैव सीन इन द, वहां पर कोई एक जगह है मैक्सिको में, मुझे माचू पिच्चू सर। है। माचू पिच्चू। माचू पिच्चू। हाँ हाँ, यस करेक्ट। अभी यस। मैं वहां विजिट करके आया था, अभी दिसंबर में गए थे हम लोग। तो वहां पर विजिट किया था। तो वो जो है मेक्सिको के उस पर ओशन के किनारे है वो, सिंसॉन पता नहीं ऐसा नाम है, मुझे अभी स्लिप हो रहा है माइंड से। लेकिन वहां पर भी उस तरह के बहुत सारे अवशेष थे वहां पर। और गुयाना, ट्रिनिडाड टोबैगो में, इनमें भी वहां पर इस तरह के अवशेष पाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन मैं मेरे सन से मैंने डिस्कस किया था कि माया सभ्यता जो कि सिमिलर है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से, वहां पर कैसे पहुंचे लोग, वहां डेवलप कैसे किया, ये एक क्वेश्चन है। मतलब वो कह रहा था इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल पापा, ये नहीं हो सकता, मेरे सन ने कही थी ये बात। तो मैंने कहा ये सारी जो है सिमिलरिटी कैसे मिलती है। वहां पर मंदिर है, वहां मकर। इसमें एक स्टोरी और है कि हनुमान जी जो गए थे, हनुमान जी गए थे वो रामचंद्र जी को लेकर और लक्ष्मण जी को लेकर, वो जो है ना माया सभ्यता का सेंटर यही था। ऐसा ऐसा जो है ना सिमिलरिटी मैंने स्टडी की थी इस पर।
इंटरनेट पे ही देखा था मैं। बुक्स वहां पर बुक्स मुझे मिल नहीं पाई थी इसकी। मैंने सोचा था कि पर लेकिन वो मैं वहां जाता, क्या कहते हैं, मेक्सिको की राजधानी पर मैं, तो फिर वहां हो सकता है मिल जाती मुझे, पर यहाँ बुक्स कहीं नहीं मिली थी। तो एनी हाउ, जो भी है, पर लेकिन ये एक बात जो है ना इम्पोर्टेंट है कि ये वहां पर कैसे कल्चर डेवलप हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ट्रिनिडाद टोबैगो गुयाना में हिंदू धर्म, हाँ, तो वो तो एक रीजन तो ये था कि माया सभ्यता का इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि यहाँ के जो मजदूर जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल वो भी सही है, वो 100% वो भी सही है। लेकिन वहां पर रिलीजन का इम्पैक्ट पहले से ही था। ये लोग जाने से पहले भी वहाँ हिंदू धर्म का और ये हिंदुओं का और ये इस तरह की माया सभ्यता से रिलेटेड लोग वो परिचित थे उससे। एक वेनेजुएला की आपने सही बात बताई थी। नामीबिया की लोकेशन के बारे में आपने सही बताया था। नामीबिया से एक यूपीआई हुआ है, एक यूपीआई जी का सर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी अभी हाल। फर्स्ट कंट्री यूपीआई लाइसेंसिंग को जो अप्रूवल देने वाला। करेक्ट। तो ये जो ये मैं बहुत रिकॉल नहीं कर बड़ा, पाया था सर। ये बहुत बड़ा काम है। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह सर। होगा कि हमारी करेंसी में, हम्म। हमारी करेंसी में वहां पर ट्रांजेक्शन होगा। जी सर। आई थिंक मैं इस सर। पर पूरी स्टडी नहीं है मेरी अभी, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा स्टडी का पॉइंट है, आप देखना इसको। कब है जी आपका सर। इंटरव्यू? सर 17 जुलाई को। अच्छा सब 70 तो पास में ही है। तो हम्म। इसमें एक बात और है, उनको जो है पीएम साहब को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, क्या नाम है इसका, वेल वेल्ची वेल, वेलविचिया अवार्ड मिला है। द ऑर्डर ऑफ द वेलविशिया मिराबिलस। हाँ, वेलविचिया अवार्ड उनको दिया है। और ये चौथा सम्मान था। और ये 1995 में, नहीं सॉरी 27th जो ना अवार्ड था ये, 27th अवार्ड था ये पुरस्कार। और ये ऑर्डर ऑफ द जो है ना, प्रधानमंत्री महोदय को, डेट याद रखना मुझे, मैंने डेट नहीं लिख रखी है उस पर। और इसका इम्पैक्ट आप देखना कि ये यूपीआई का जो पेमेंट कर सिस्टम है, उसमें इंडियन करेंसी का ट्रांसफर होगा या उनकी कोई करेंसी से आपस में होगा, ये आपका जो है ना आपको देखना पड़ेगा इसमें। एनी हाउ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि गौरव बाबू, यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सर। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एडवांस में कि आप अच्छी स्टडी कर रहे हो। एंड होल आपका अच्छी स्टडी है। थोड़ी सी ये और जरूर देखना आपकी इनमें क्लैरिटी और एस्पेक्ट, क्योंकि ये अभी अभी का हाल का मामला है ना। जी जी। तो यस सर। इससे रिलेटेड कैरेबियन आइलैंड में भी क्या 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 समझौता हुआ है, एक एक दो दो लाइन में। कैरेबियन जी आइलैंड, नामीबिया, इनके साथ में आप इनके जो है ना वो डेट, और थोड़ी सी डेट, और ये अवार्ड, और ये जो है ना यूपीआई के बारे में कि इसमें कौन सी करेंसी से होगा, क्योंकि वो लोग भी स्टडी करके आते हैं, ऐसी तो नहीं है। तो वो आप जी। देख, चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड आपकी स्टडी ठीक है, बहुत अच्छी है। आई विश कि 17 मतलब आज क्या है, 13। 13। हाँ, ट्यूसडे को है ये, वेडनेसडे को, थर्सडे। थर्सडे, हाँ करेक्ट। चलिए, गुड, जी थैंक बेस्ट। यू सर। जी, हाँ, थैंक यू, थैंक यू नमस्ते सर। सर। जी दिनेश सर। नमस्ते गुरु जी। सर नमस्ते। गुरु जी, आप मूलतः अजमेर के निवासी हैं? जी सर। गुरु जी, अजमेर का जो इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें काफी इम्पोर्टेंस है उस संबंध में कि भाई जब अंग्रेज है उनका जो आगमन है उसकी शुरुआत का जो पॉइंट है वो अजमेर से ही मिला था। क्या आप इसकी थोड़ी व्याख्या कर सकते हैं कि कैसे अजमेर से उन्होंने अपना जो आगमन है वो इंडिया में आना सुनिश्चित किया? सर जो ब्रिटिश सर्वप्रथम जब भारत आए थे तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, और उस समय जो मुगल सम्राट जहांगीर का भारत में शासन था, और अजमेर में नया बाजार में स्थित एक अकबर का किला है। वहां पर उस अकबर के किले का जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर एक छोटी खिड़की बनी हुई है। ऐसा एक कहा जाता है कि उसी दरवाजे से जो ब्रिटिश व्यापारिक अधिकारी थे सर थॉमस रो, उनको ये फरमान जारी किया गया था कि आप भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं। कब हुआ था ये? सर सॉरी, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है।
ठीक है, क्या उससे पहले भी इस तरह के जो प्रयास है वो किए गए थे जो व्यापारिक गतिविधियों के? जी सर, अंग्रेजों ने अपनी जो सूरत का क्षेत्र है, जो मुंबई वाला क्षेत्र है, वहां पर भी प्रयास किया था, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज हैं। तो सबसे पहले जो व्यापार की शुरुआत इन्हीं क्षेत्रों से हुई थी। गौरव जी, आप अभी टीचिंग में है, आप फर्स्ट ग्रेड, काफी अच्छी सर्विस है, और 4800 पे ग्रेड है। आरएस में तो काफी सर्विसेज ऐसी है अलाइड जिनमें पे ग्रेड 3600 है, और उस तरह की सुविधाएं हैं जिनका हम अनुमान लगाते हैं उस तरह की सुविधाएं भी नहीं मिलती। तो आप वहां से छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हो। पहले आपने बीएड की, आपका प्राइमरी जो उद्देश्य था वो तो टीचिंग ही था। उसके बाद इधर सिविल सर्विसेज में आने का आपका क्या मतलब मंतव्य है इस तरफ? जी सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे 10 वर्ष से अधिक शिक्षा विभाग में हो चुके हैं, और मेरा जो ये अनुभव काफी समृद्ध और ज्ञानवर्धक रहा है। लेकिन इस काम करने के दौरान मैंने ये भी महसूस किया कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो एक स्कूल तक या उसके आसपास के परिक्षेत्र तक ही सीमित है। जबकि सिविल सेवा में आने का मेरा उद्देश्य है कि एक बड़े कैनवास पर मुझे काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें विभिन्न विभागों जैसे कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि, और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें मुख्यतः आपका बॉर्डर एरिया है, ट्राइबल एरिया है, यहाँ मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। मैंने शिक्षा विभाग में काम करने के साथ साथ चुनाव शाखा के अंदर, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, कोविड पीरियड के अंदर भी काफी ड्यूटीज की हैं। तो मैंने उस समय भी ये जाना कि जो गवर्नेंस की जो चैलेंजेस हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं काफी अच्छे से एड्रेस कर सकता हूँ। गौरव जी, आपने स्कूल के दौरान काफी एंकरिंग की होगी, तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आज मेरी रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, आपको एंकरिंग करनी है। तो आप किस तरह मंच का संचालन करेंगे? आपको स्टार्टिंग करनी है कि भैया आज मेरा रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, मेरा नाम दिनेश है, तो आप थोड़ा इस प्रोग्राम को मैनेज कीजिए। सर जैसे मे आई किस तरह टेक से फ्यू शुरुआत सेकंड्स करोगे आप? सर मे आई टेक फ्यू सेकंड्स या जी सर, सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। अ, ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे स्थानीय कार्यालय से आदरणीय दिनेश जी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उनके स्वागत एवं सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। पुष्प नहीं है हाथों में, न थाल में है रोली चंदन, बस मन मेरा है मेरे पास, जिससे करता मैं आपका अभिनंदन। दिनेश जी ने बहुत ही कर्मठता और निष्ठा के साथ इस कार्यालय में और इस विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं उनके स्वागत एवं सम्मान के लिए हमारे लिए कार्यालय अध्यक्ष को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके स्वागत के पश्चात मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप जो हमारे यहाँ जितने भी श्रोता हैं और आपके परिवारजन हैं, उनको ये बताएं कि आपका अनुभव सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार का रहा है। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा। आप बायोलॉजी स्ट्रीम से रहे हैं, जी सर। तो जो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो अवधारणा होती है उसमें किन किन चीजों का विशेष से ध्यान रखना पड़ता है कि जब एक व्यक्ति का ब्लड है वो दूसरे व्यक्ति में जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब? सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो अवधारणा है वो एक साइंटिस्ट हुए कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने दी थी। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किसी प्रकार से ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। और स्टडीज के दौरान ये भी ध्यान रखा गया है कि कहीं आरएच पॉजिटिव का ब्लड जो है वो आरएच नेगेटिव को नहीं ट्रांसफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव में नहीं होना चाहिए या फिर नेगेटिव का पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए, किस तरह से ध्यान रखा जाता है? सर, जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: ए, बी, ए बी और ओ। इसमें ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। वो जो यूनिवर्सल डोनर क्यों है? उसके पीछे क्या प्रॉपर्टीज है उनकी? सर, जो ओ है उसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो उससे क्या और जो क्या फर्क पड़ता है फिर? सर, किसी प्रकार जब ओ यूनिवर्सल डोनर, इसलिए उसका ब्लड किसी को भी ट्रांसफ्यूज करेंगे तो किसी प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, ब्लड का एग्लूटिनेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगी वो एग्लूटी अ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसको सरफेस नहीं मिलेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसके अंदर एब्सेंट है। जी जी, ठीक है, आगे बताइए वापस आप। तो सर, जैसे हम ए ब्लड ग्रुप वाले का, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका हम ग्रुप जो ब्लड ट्रांसफ्यूज अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ये कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाती है ए वाले में, और बी वाले के अंदर जो है ए एंटीजन पाई जाती है, तो इस वजह से एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, तो वो ब्लड ट्रांसफर तो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, इसमें कई बार जैसे जो व्यक्ति है, जैसे उनकी डेथ हो जाती है, उसके पीछे मूल वजह क्या है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं?
सर सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया, मतलब बर्थ के दौरान ही या नहीं नहीं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जैसे कोई स्वस्थ हम्म, व्यक्ति है, उन दो व्यक्तियों हम्म, का, दो युवा व्यक्ति है, उनका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो कई बार डेथ भी हो जाती है। अपन न्यूज में भी कई बार देखते हैं कि डॉक्टर की गलती से या किसी भी वजह से उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर ब्लड हम्म। ट्रांसफ्यूजन। उसके पीछे मेनली क्या रीजंस हो सकते हैं? सर एक तो अगर हम गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो निश्चित तौर पर ये बात है कि आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि हम्म। जब आर्टरीज के अंदर ब्लड जो फ्लो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है उसका एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से उसका हार्ट फेल हो सकता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है। ब्लड में जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो अपना इम्यून सिस्टम है, वो अपने ब्लड सिस्टम से ही चलता है। जी सर। किस तरह से काम करता है प्रतिरक्षा तंत्र, कितने प्रकार का होता है? सर एक तो इम्यून सिस्टम हमारा इनेट होता है यानी जन्मजात, और दूसरा ठीक है। एक्वायर्ड होता है। ठीक इनेट है। जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन बी, और उसके अंदर भी काफी टी सेल्स और और पाई जाती हैं। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है वो भी हमारी इम्यूनिटी का काम करती हैं, जो भी ठीक है। पैथोजेंस हैं उनसे फाइट करने का काम करती हैं। और जो एक्वायर्ड है वो एक्वायर्ड है सर, वो हमें वैक्सीन के जरिए मिलता है। कैसे क्रिएट होती है? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो वैक्सीन क्या इफेक्ट करती है बॉडी पे, जिस वजह से वो इम्यूनिटी है वो क्रिएट होती है? सर जो वैक्सीन की जो सबसे पहले खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। उसी से वो जो वाका उन्होंने शब्द काम में लिया था काऊ का, उसी से वैक्सीन टर्म निकल के आई थी। इसके अंदर जो पैथोजेंस हैं उनके नॉन एक्टिव और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन काम में लिए जाते हैं। ये इस हम्म। प्रकार के स्ट्रेन होते हैं जो शरीर में किसी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं करते हैं। जब हम्म। वैक्सीन के जरिए जब ये नॉन एक्टिव नॉन विरुलेंट जब पैथोजेंस ट्रांसफर होते हैं, तो हमारी जो शरीर की जो एक तरह से इम्यून सेल्स हैं वो इनको एक तरह से आइडेंटिफाई कर लेती हैं और मेमोरी सेल बन जाती हैं। हम्म। भविष्य में जब कभी रियल में या एक्टिव पैथोजन जब कांटेक्ट में आते हैं, तो यही मेमोरी सेल उन पर अटैक करती हैं और शरीर की इम्यूनिटी करती है। ठीक है। एक बायोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी होती है। किस तरह से काम करती है वो टेक्नोलॉजी, और क्या उसके एप्लीकेशंस है? सर जो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसकी खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरीज ने की थी। और इसका जो ये मेजर टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इस टेक्नोलॉजी के जरिए ही हमने काफी सारे जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म तैयार किए हैं। इसके द्वारा हम किसी भी जो एक तरह से प्लांट है या जो एनिमल है उसके डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें जो एक वेक्टर डीएनए ट्रांसफर करके उसमें हम मन चाहे या जो हमारे जो डिजायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी का जो एक एप्लीकेशन है, एक बीटी कॉटन है, जिसको बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के से तैयार किया गया है। और इसने जो पिंक बॉलवर्म है उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप किया, और ये काफी प्रचलित है अभी पूरे भारत के अंदर बीटी कॉटन। ठीक है। अभी एक स्टेम सेल थेरेपी भी टर्म है इसी में। क्या होता है स्टेम सेल, और उसकी क्या प्रोसेस है? कितने प्रकार की स्टेम सेल्स होती है? सर स्टेम सेल अपने पोटेंसी के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। एक तो टोटीपोटेंट सेल, इस प्रकार की स्टेम सेल जो कि किसी भी अंग का निर्माण करने की क्षमता रखती है पूरी तरह से। फिर होती हैं प्लूरीपोटेंट सेल, जो पार्शली किसी भी अंग का जो पार्ट है उसको बना सकती है। थर्ड जो सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह स्टेम सेल जो है हमारे बोन मैरो के अंदर, इसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्भनाल निकालते हैं, उसके अंदर भी ये स्टेम सेल पाई जाती है। इनको एक कल्चर मीडिया के अंदर रखकर हम उससे डिजायर्ड जो भी हमारी चीजें हैं वो बना सकते हैं, और इसका जो उपयोग जीन थेरेपी के अंदर भी किया जा रहा है। ठीक है। अ, अभी जैसे करंट में अपन बात करते हैं, तो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी जो ब्लैक बॉक्स की जो रिपोर्ट है या जो प्राइमरी रिपोर्ट है, अभी मीडिया में काफी चर्चा में है। क्या निकल के आ रहा है उसमें, किसकी गलती थी, किस वजह से ये हादसा हुआ? जी सर, अभी एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करी है। हम्म। और हालांकि ये जो रिपोर्ट है प्रिलिमिनरी है, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, और इसमें यही बताया गया है कि दोनों इंजन जो फेल हो गए थे टेक ऑफ के दौरान, इसकी वजह से ये क्रैश हुआ था। ब्लैक बॉक्स की जो से रिपोर्ट मिली है और जो पायलट्स की आपस में बातचीत हो रही है उससे भी ये जानकारी मिली है कि जो स्विच है वो रन से कट ऑफ मोड में चला गया था, इस वजह से इंजन फेल हुआ था।
ठीक है। और क्या मतलब इसमें ऐसी संभावना है, कुछ मीडिया पे ऐसे भी आ रहा है कि क्या ये जो फ्लाइट जो ऑपरेट कर रहे थे उनकी गलती की वजह से ये हादसा हुआ है? क्या इस तरह की कुछ संभावनाएं इसमें है? इसमें आप क्या क्या मानते हो आप? सर ये अभी भी विस्तृत जांच का और समीक्षा का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स को हम सही नहीं मान सकते। ठीक है। और इसमें जो है और जांच और विस्तृत समीक्षा के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका है। हमारी भारत सरकार जो है और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जो एयर इंडिया है, जो बोइंग कंपनी है, सभी कोऑर्डिनेशन से ये एक बहुत ही गंभीर तरह से इस मुद्दे पर जांच की जा रही है और मुझे आशा है कि हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है। आज राजस्थान पत्रिका जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो उसमें एक रोचक लाइन थी कि दादा दादी के जो केस है उनकी सुनवाई या उनका निर्णय उनके पोता पोती कर रहे हैं। मीन्स की जो जो जुडिशियल केसेस होते हैं उनमें जो दादा दादी के जो केस फाइल किए हुए थे उनका निर्णय उनके पोता पोती कर रहे हैं। हम्म। क्या मतलब इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है, क्या सारांश है इस लाइन का? सर ये एक तरह से इस स्टेटमेंट का जो मैं कंक्लूजन कर पा रहा हूँ वो है कि ये हमारी एक तरह से जुडिशियल सिस्टम पे एक तरह से एक आक्षेप है कि किस प्रकार से केसेस की डिले चलती है। और हमें जो है एक रिपोर्ट ये भी ये कहती है कि हमारे देश के अंदर पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो हम्म। इसके अंदर जो एक तरह से न्याय के अंदर जो देरी हो रही है उसी को इस तरह से इसमें बताया गया है। क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या वजह आप इसके पीछे ढूंढ पाते हैं? सर इसका पहला कारण तो यह है कि हमारी जो न्यायपालिका है निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, उसके पास बहुत सारी केसेस की पेंडेंसी वैसे ही है। और दूसरा है कि हमारे यहाँ जो न्याय है वो भी सुलभ नहीं है, थोड़ा महंगा है और लोगों को जागरूकता भी नहीं है। तो इस वजह से भी जो केसेस की हियरिंग है वो टाइमली नहीं हो पाती है, इस कारण भी डिले होता है। इसके अलावा जो तीसरा कारण ये है कि न्यायपालिका के अंदर भी काफी जो मजिस्ट्रेट है उनके पद भी काफी खाली हैं। तो हम्म। एक एक मजिस्ट्रेट के पास काफी सारी केसेस की पेंडेंसी रहती है। और चौथा जो है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उसके अंदर भी काफी पीआईएल लग रही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और न्यायपालिका भी ने ये कहा है कि इस तरह से मुद्दे पर अगर पीआईएल लगती रहेंगी तो न्याय में जरूर देरी होगी। आप अभी एक बात कर रहे थे कि न्याय सुलभ नहीं है और महंगा भी है। तो इन जी। दो ये जो समस्या है, इस समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी सर, राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है और राज्य स्तर पर राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसको बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को न्याय का सस्ता सुलभ एक तरह से रास्ता प्रदान करना और जो न्यायिक प्रक्रिया का वो किस प्रकार सहारा लें उसमें मार्गदर्शन प्रदान करना। हाल ही में 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक एक मीडिएशन जुडिशियल जस्टिस इस तरह से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। मध्यस्थता द्वारा न्याय वैकल्पिक विवाद समाधान का एक तरीका है, जिसके द्वारा जो पारिवारिक प्रकरण है, विवाह या तलाक के जो प्रकरण है, आपसी संपत्ति के जो प्रकरण है, उनकी सुनवाई किया जाकर एक तरह से वैकल्पिक विवाद का एक समाधान निकाला है। इसके द्वारा न्याय में एक तरह से त्वरित गति आएगी। तो एक रास्ता सरकार ने ये और न्यायपालिका ने निकाला है। कंक्लूड करा सर। ठीक है। गौरव जी, आपका जो नॉलेज है वो काफी अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूंगा कि आप थैंक बस यू सर। इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होगा। आपके पास सभी मुद्दों पे काफी अच्छी जानकारी है। मैं यही नहीं कहूंगा कि भाई आपके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी है, आपके पास काफी अच्छी जानकारी है। और जी सर, थैंक आप यू सो इसी मच। कॉन्फिडेंस के पास जाइए। और हो सकता है मान लो कि आप अभी आपके पास सभी मुद्दों की जानकारी है और जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओ वहां हो सकता है ऐसा कोई इश्यू आ जाए एक आधा जिसमें आपको का जो ज्ञान है वो थोड़ा सीमित हो। तो वहां आप माफी बोल के आप निकल सकते हैं। अदरवाइज आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस सब अच्छा है। बेस्ट विशेष आपको मेरी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सो जी मच। सर, थैंक यू सर। हाँ गौरव जी, सर नमस्ते। सबसे पहले तो अहमदाबाद विमान हादसे से शुरू करते हैं। जो सर ने जी कुछ सर। क्वेश्चन पूछे हैं, मेरे क्वेश्चन कुछ और है उसमें से। जी पहले तो ये सर। बताइए कि कौन सा विमान था, इसका क्या नाम था? एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 171 और जो बोइंग कंपनी का विमान था 787। 787 और 171, ये क्या, ये अलग अलग कैसे? सर सर ये तो जो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है बोइंग,
उसका एक मॉडल है 787, और जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एयर इंडिया कंपनी है, उसका ये फ्लाइट नंबर है 171। हम्म। अच्छा, ये पायलट ने मेडे मेडे वर्ड बोला, वो क्या है? सर ये एविएशन साइंस के अंदर जब फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है और उस दौरान या फिर जब इन द एयर होती है, तो किसी प्रकार की जब इमरजेंसी कॉल होती है, तो जो पायलट होते हैं वो इस प्रकार का इमरजेंसी कॉल देने के लिए मेडे मेडे टर्म का यूज करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हम्म। अच्छा, ये 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। जी सर। जी इसका सर। कोई लॉजिक है? सॉरी सर, कोई लॉजिक मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है और इसका अर्थ होता है मदद करें, ओके सर, हेल्प थैंक यू हेल्प सो हेल्प। मच। और ओके। एक लॉजिक ये में भी ऐसा कोई लॉजिक दिया नहीं है, और लॉजिक ये हो सकता है कि 3 बार बोलने से, रिपीटिशन से वहां पे प्रॉपर वे में पहुंच जाए वर्ड को। ये एक लॉजिक आप दे सकते हैं। अच्छा, एक चेतावनी इन्होंने दी है, स्टेप पॉस XDCR। ये पढ़ा है आपने? स्टेप POS पॉस XDCR। नहीं सर, मैंने ये टर्म नहीं सुनी है पहले। आज का पेपर पढ़ा है सॉरी। आपने? नहीं सर, आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया मैं। इसमें देखो, ये ऊपर हेडिंग में ही इन्होंने ये आज के न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर हम्म। लिखा है, ये देखो, जी सर। इतना बड़ा बड़ा छापा है। तो आपको हाँ कम सर, से आज कम देखा नहीं। पत्रिका भास्कर और नवज्योति, नहीं, दोनों 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 न्यूज़पेपर आते हैं सर। आज मैं इन पढ़ नहीं तीनों पाया। का बहुत डिटेल डिस्कशन, डिटेल पॉइंट आउट करके जाना पड़ेगा आपको, जी सर। क्योंकि जी सर। ये जो पैनलिस्ट होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, और हम्म। इन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत उनकी हॉबी है एक तरह से। जी सर। खूब पढ़ते हैं और उसी से क्वेश्चन खूब बनाते हैं। जी सर। इसका अर्थ होता है कि विमान का जो संतुलन बताने वाला जो सेंसर है, वो कभी भी फेल हो सकता है। अगर ये लाइन, ये संकेत दिया जाए, स्टेप पॉस XDCR, तो इसका मतलब यही होता है। इस संकेत को इन्होंने लाइटली ले लिया, उसको उन्होंने प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया, तो इसके कारण इनका वो आगे जाके दुर्घटना हो गई। और इतना अलर्ट देने के बावजूद भी इन्होंने प्लेन को रोका नहीं, तो ये थोड़ा एक नुकसान रहा इनका। जी सर, थैंक अच्छा, यू। आज एक न्यूज है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम महिला एकल जीता है एक महिला ने। उनका नाम बता सकते हैं? सर मार्क स्वीटेगा। ईगा स्वीटेक है वो, ईगा। ईगा स्वीटेगा, या। कहाँ की है वो? सॉरी सर, ठीक, जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है। ये होता क्या है, ग्रैंड स्लैम क्या होता है? सर जो एक स्पोर्ट्स है लॉन टेनिस, उसकी ये 4 बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ये 4 जो खिताब कोई जीत लेता है तो उसको ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है, और पर्टिकुलरली इंडिविजुअली भी इन खिताब को जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। अच्छा, ये कब कब होते हैं? सर वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, हम्म। उसके बाद जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, और अभी विंबलडन चल रहा है, मंथ, और लास्ट में नवंबर दिसंबर के मंथ अंदर का US कुछ ओपन। बता पाएंगे किस महीने में होते हैं? सर सॉरी, मंथ के बारे में ठीक। आइडिया नहीं अच्छा, है। इनके अलग अलग कोड्स होते हैं जी खेलने के। सर। जी उन सर। कोड्स के बारे में बता सकते हैं? सर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो सिंथेटिक कोर्ट पर होता है, हम्म। जहाँ पूरा सिंथेटिक टर्फ तैयार किया जाता है, और हम्म। जो फ्रेंच ओपन होता है वो लाल मिट्टी पर होता है, जिसके लिए रोला गैरो हम टर्म यूज करते हैं, हम्म। और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पर होता है, और जो US ओपन है वो अगेन सिंथेटिक कोर्ट पर होता है। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक टर्म इसमें यूज करते हैं कि एक खिलाड़ी, उसने ग्रैंड स्लैम जीता है, इसका मतलब क्या हुआ? सर ग्रैंड स्लैम जीता है, इसका मतलब ये है कि वो इन चारों में से कोई एक खिताब जीत चुका है। अच्छा, चलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चारों जीत लिए ना, तो उसको कहेंगे कि उसने ग्रैंड स्लैम जीत लिया। और अगर एक जीता है तो उसके लिए एक का नाम आएगा कि उसने ग्रैंड जी स्लैम सर। का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। जैसे ये ईगा स्विटेक है, इसने अपना पहला विंबलडन जीता है। तो जी। अब इसमें हम इसको ग्रैंड स्लैम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसने विंबलडन जीता है। पर अगर ये उसी साल चारों जीतती है, तो हम कहेंगे कि इसने ग्रैंड स्लैम जीता है। और अगर उस साल को सर छोड़ माफी के, चाहूंगा, उसी उसी ईयर के अंदर चारों जीतना जरूरी है, या? नहीं, ये
इसमें क्या है कि अगर सेम ईयर में चारों जीते तो कहेंगे ग्रैंड स्लैम, और अगर डिसकंटिन्यू होके अलग अलग वर्ष में अलग चारों जीत लेते हैं तो इसके लिए जो टर्म आता है उसको कहते हैं ईयर नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। ओके सर, थैंक सेम यू। ईयर को कहेंगे कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड स्लैम, और जो अलग अलग वर्षों में जीतेंगे वो होगा नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। यस सर। तो ये इस तरह से। इसमें एक और आता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो कैरियर ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि इन्होंने कभी भी चारों टूर्नामेंट जीते हो, तो उसको कैरियर ग्रैंड स्लैम कहते हैं। एक टर्म और आता है गोल्डन स्लैम। जी सर, नोवाक जोकोविक इसके टाइटल मिला है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था इस बार। उसमें गोल्डन स्लैम उसको कहेंगे कि जिसने जी। चारों टूर्नामेंट ये जीते हो, और और ओलंपिक में। प्लस जो समर ओलंपिक है गर्मी का, उस ओलंपिक में इन्होंने अगर गोल्ड टेनिस का गोल्ड वो जीता। स्वर्ण पदक जीता है तो इस पांचों को मिलाकर गोल्डन स्लैम कहा जाता जी सर। है। और ये स्टेफी ग्राफ ने गोल्डन स्लैम जीत चुकी है अभी। और यस सर। ये जो कैरियर ग्रैंड स्लैम है, ये आंद्रा अगेसी, राफेल नडाल, ये लोग जीत चुके हैं। तो थोड़ा यस सा आपके पास टाइम है इसलिए मैं जी थोड़ा सर। डीप जा रहा हूँ। जी टाइम नहीं सर। होता तो थोड़ा मैं ऊपर से ही आपको जी सर। कोशिश करता कि नहीं पूछे। अच्छा, ये संघाई सहयोग संगठन, बताइए इसके जी बारे सर। में। हाँ। सर, संघाई सहयोग संगठन एक विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो जिसमें प्रारंभ में तो चाइना और जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज थे वो इसके मेंबर थे। हम्म। बाद के वर्षों में भारत, पाकिस्तान, ईरान भी इसके सदस्य बन चुके हैं। एग्जैक्टली हाल ही कितने में नंबर है अभी? सर एग्जैक्टली इसमें नंबर मुझे सर सॉरी ध्यान नहीं है। इसको आप पूरा तरीके से थोड़ा एक बार तैयार करना कि कब कब कौन जी। कौन बना है, और इसके हम्म। उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यालय कब है। और भारत हम्म। में भी हाल ही में रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है उसमें जी विवाद उसमें पैदा हुआ, वो क्या इश्यू था? सर, उसमें ये इशू था जो किंगडाओ सिटी चाइना में अभी इसका समिट हुआ था हाल ही में। हम्म। इसमें ये था कि इस सम्मेलन के दौरान इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने जॉइंट जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होता है उसके अंदर पहलगाम हमले की निंदा नहीं की थी। तो इस हम्म। कारण से हमारे जो रक्षा मंत्री महोदय उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया था। और अंत में जाकर जब ये समिट एंड हुई तो ये पहली बार था जब इस समिट के अंदर कोई जॉइंट डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन नहीं किया गया था। गुड। अच्छा आंसर। ठीक है, ये बताइए कि इजराइल और ईरान युद्ध के क्या कारण थे? सर, इजराइल ईरान युद्ध के जो कारण है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें पहला तो ये है कि अ, इजराइल नहीं चाहता है कि उसका जो एक तरह से प्रतिद्वंदी है वो न्यूक्लियर पावर बने। हम्म। उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स को उसने टारगेट किया क्योंकि वो मानता है कि उसकी एक तरह से इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को एक तरह से थ्रेट हो सकती है। हम्म। दूसरा कारण इनमें एक धार्मिक और वैचारिक मतभेद भी है। दूसरा कारण है क्योंकि जो हम्म। ईरान है वो शिया शिया बहुल या शिया मुस्लिम है, जबकि जो इजराइल है वो यहूदियों का प्रदेश है। हम्म। तो एक तरह से वैचारिक वैमनस्य से इनमें शुरू से ही रहा है। हालांकि 1979 से पहले दोनों में बहुत दोस्ताना संबंध थे। हम्म। लेकिन 1979 में जब वहां पर इस्लामिक रेडिकल रिवोल्यूशन हुआ तो ईरान और इसराइल के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। तो ये दो प्रमुख कारण है जिसके कारण से तो कुछ ईरान इंटरनल इसराइल ने ईरान रीजन? पर हमला किया है। अच्छा, तीसरा इसमें ये है कि ठीक है, जो इसमें मिलिटेंट कुछ, ग्रुप्स हैं, ठीक है। हमास, हुती, उनको भी ये लोग एक तरह से सपोर्ट देते हैं ईरान। इस वजह से भी हम्म, इसराइल इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है। कोई इंटरनल रीजन भी है? सॉरी सर, इंटरनल रीजन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा हाँ। आंसर को हम और रिच बना सकते हैं कि जी। जो इंटरनल जैसे जो युद्ध का रीजन रहा है उसमें जो मुख्य रूप से इसराइल के ये नेतन्याहू और इधर खोमेनी, ये अपने अपने देशों में अलोकप्रिय हो रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे। इधर नेतन्याहू को ये भय था कि मुझे जेल हो सकती है, मेरी सरकार जा सकती है। तो ये एक मिनट। तो उनको ये भय था कि कहीं युद्ध हुआ, राष्ट्रवाद का ज्वार नहीं आया, लोगों को एक अलग अट्रैक्शन पॉइंट नहीं मिला तो मेरी गवर्नमेंट जा सकती। इधर खोमेनी को फियर था कि जो 50 साल की इस्लामी क्रांति है वो क्रांति कहीं लिबरलिज्म में नहीं बदल जाए और कट्टरपंथ हट नहीं जाए। तो ये कुछ इंटरनल हम्म। पॉइंट जोड़ेंगे तो आंसर थोड़ा और रिच हम्म। बनेगा आपका। वैसे जी आंसर सर। अच्छा है,
जो बेसिक पॉइंट था वो आपने बता दिए, पर मैं चाह रहा हूँ इसमें आप थोड़ा सा और इंटरनल वर्जन। हाँ, जी थोड़ा सा एक इंटरनल चीजें और ऐड कर दें हर आंसर जी में, तो बढ़िया रहेगा इसका जी उत्तर, सर। और बेहतर जाएगा आपका। और अच्छा ये बताइए कि भारतीय मूल के कितने अंतरिक्ष यात्री अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा चुके हैं, या अंतरिक्ष में जा चुके हैं? अंतरिक्ष का बता दीजिए, अ, कितने यात्री जा चुके हैं? सर 2 यात्री जा चुके हैं। पहले कौन कौन? राकेश वर्मा जी थे, और दूसरे अभी हाल ही में राकेश, शुभांशु शुक्ला जी गए हैं। वापस बताएं, राकेश। राकेश वर्मा, हाँ राकेश शर्मा, हाँ, और और दूसरे शुभांशु शुक्ला। अच्छा, कब गए थे? सर राकेश शर्मा जी 1984 में गए थे, हम्म जो यूएसएसआर था उसकी जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा। और शुभांशु शुक्ला जी अभी अ, जुलाई एंड के अंदर आईएसएस पर गए हैं। ठीक है, मैं अभी इसको रिपीट करूंगा। ये शुभांशु शुक्ला है, ये किस मिशन के तहत गए थे? सर शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन है, उसके हम्म तहत आईएसएस पर गए हैं। ठीक। ये क्या इनका क्या किस विषय पे प्रयोग करेंगे? सर आईएसएस पर कुल 60 एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसमें से जो 7 एक्सपेरिमेंट हैं वो शुभांशु शुक्ला जी करेंगे। उनका जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो जो बायोलॉजिकल प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो गुड। स्पेस में किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं, जो हम्म सीड्स हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, हम्म। उस पर इनका मेन फोकस रहेगा। एक पॉइंट और जोड़ना आप, इंसुलिन। ओके ये सर, थैंक यू। इंसुलिन का जो इफेक्ट है उस पर भी प्रयोग करेंगे ह्यूमन जी बॉडी सर। पे। तो ये दो मेन उनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, और अब तक जी सर। 5 भारतीय जा चुके हैं, 5। सर मुझे लग रहा था आपका क्वेश्चन था भारतीय मूल के, तो मुझे वहीं हाँ, ट्विस्ट लग रहा था, और नहीं, हो सकते पांचों हैं। भारतीय मूल के लोग हैं। जैसे हाँ राकेश शर्मा 1984, देन हाँ कल्पना चावला जी हाँ 1997 और 2003, 2003। हाँ और उसके हाँ। बाद में अभी विलियम्स, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल सुनीता की हैं। विलियम्स 2006, 12 और 24, 3 बार। हाँ। देन हम्म। राजाचारी 2021, और उसके बाद में राजाचारी, ये शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। तो ये थोड़ा सा आप इसको, इसमें जी सर। आईएएस को पूरा पढ़ना आप, कि ये कब स्थापित हुआ, किन देशों ने किया है, उनकी जी। स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ये जाक्सा, और अभी ये जो नाम है ये। अभी अनिल जैमन भी जाने वाले हैं सर, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाँ, अभी ये लवी न्यूज था ये। जी जी, आप अनिल बिल्कुल, जैमन, अभी यस। उनका बना नहीं है, तो हम्म। ये थोड़ा आप देख लेना। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका ठीक जो सर, थैंक लेवल है, आप क्वेश्चंस को 70% टच कर रहे हैं, और जी सर। ये बढ़िया है मतलब। पर हम्म चूंकि आपके पास टाइम है, तो मेरा हम्म। होप है आपसे कि आप उसको 70 को 85% टच कर लें, तो वो जी था। सर, और अभी क्या है सर, पढ़ने को इतना है कि मैं कन्फ्यूज, क्योंकि मेरा साइंस ज्योग्राफी दोनों है ना। हाँ तो हाँ, जैसे केसरी सिंह जी का बोर्ड है या कैलाश जी का जो बोर्ड आ रहा बिल्कुल है, वो वो कोर जा रहा है, बहुत एकदम फोकस सब्जेक्ट करता पे है, जा रहा है। बिल्कुल वो बाकी का साइंस जो पे बोर्ड जाता है वो बहुत फैक्चुअल जा रहा है, संगीता मैम का बोर्ड या अभी मंजू मैम का बोर्ड। है। तो थोड़ा इस वजह से काफी चीजें हो कोई गई हैं। कोई बात नहीं, आप जितना कर सके। बाकी ओवरऑल हाँ बहुत अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस बहुत जी अच्छा है। सर। आपका शब्द सर शैली, भाषा शैली, हम्म, बोलने का तरीका सब अच्छा है। ये गले में जो टाई आपकी है, ये जी थोड़ा आपको थोड़ा टाइट तो नहीं लग रहा है? ना ना सर, ये नॉर्मल मुझे नहीं? थोड़ा लगता है कि हाँ टाई पहनिए, टाई जो ये विंडसर नॉट बनता है ना, टाइट बनता है सर आप थोड़ा। टाई के हैबिचुअल हो आप? हाँ सर। नहीं तो आप रोज घंटा पर टाई पहना करो, डेली। हाँ सर, ऐसा कर लूंगा, डेली, अब 4 दिन है तो मैं हाँ, टाई पहन लूंगा। टाई आप रोज ये रोज है। पहनो 1 घंटा, 4-5 दिन है। हाँ तो उसमें क्या, थोड़ा सा अभी लग रहा है कि यूं पूरा गला जो है यूं पैक हो रखा है, नहीं नहीं सर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, ये कंफर्टेबल अभी है, तो नहीं। ठीक है, वो हो हाँ सकता है हाँ कैमरे की वजह ये- से लग हाँ रहा। और हाँ। हेयर ठीक है आपका, बाकी ओवरऑल गुड है। शर्ट का कलर यही रखेंगे? नहीं नहीं सर, दूसरा है सर, थोड़ा लाइट पिस्ता ग्रीन है, थोड़ा अच्छा, अलग हटके है। ठीक है, और उस पे चारकोल ग्रे कलर की टाई रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये है। अच्छा, तो ये सर कोट में कैरी नहीं कर रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कोट ज्यादा है वहाँ। वैसे इस गर्मी बहुत में, बहुत वेट करना पड़ रहा है सर। 7:20 पे 7:30 बजे भी नंबर आ रहा है इंटरव्यू के अंदर। तो मुझे लगता है कि वैसे बहुत हालत वैसे खराब हो जाएगी कोट उसमें। कोट पहनना प्रैक्टिकल भी नहीं है। यस सर। हालांकि लोग हाँ पहनते हैं, उनको थोड़ा लगता है कि हाँ लुक अच्छा आएगा, पर हाँ हाँ। वैसे ही इस माहौल को देखते हुए वो हम्म। एनवायरमेंट को सूट नहीं करता है, तो आपको अभी सर वही है, मेरे को क्या, फिर स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है वेस्ट में, आर्म पिट में, तो इसलिए हम्म। मैं कोट तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे भी। नहीं नहीं, अच्छा है, ये है। ओवरऑल गुड है आपका, अच्छा है। ये है। ठीक है। एक सर मेरा डाउट ये जो मैंने 3-4 मॉक दिए हैं उसमें, हाँ, कि थोड़ा स्पीड आपका रहता है। बोलने तो का? उन्होंने ये कहा नहीं, कि आज तो ठीक हाँ था, आज ठीक था इस। हाँ सर, मुझे भी ऐसा कभी आज मिला नहीं, 2-3 आज जगह हम मुझे कह पिछली दिया। बार, पिछली बार हम्म। शायद मैंने आपको बोला था
थोड़ा जी स्पीड सर। को बैलेंस हाँ, करें। और लेकिन जो मेरे टीचर्स हैं उसमें ये बात की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप जो बोलते हो अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं, तो स्पीड नेचुरल उतना है, इश्यू नहीं रहता। स्पीड ये नेचुरल है, है, इसमें कुछ ये लग है। नहीं रहा है पर सर। थोड़ा मैंने कोशिश की थोड़ा पॉज लेके बोलने की, हम्म। अगला क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा 4-5 सेकंड का पॉज लेके, तो भी थोड़ा थॉट्स भी कलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं सर। हो ये सके है। तो दिन में 1-2 बार खुद का वीडियो बना के पॉज दे दे के बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें हाँ सर सर। इश्यू ये हो सकता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पहले ही शुरू कर देते हो। ये 1-2 बार मैंने देखा है आपका, बाकी तो यस सर। वो स्पीड वाला इश्यू इतना ज्यादा नहीं है। सर मेरे साथ एक वीकनेस तो नहीं कहूँगा, ड्रॉबैक है, जब थोड़ी चीजें आती है ना, कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट में स्पीड बढ़ जाती है। ये बस होता है। उसी उसी के लिए आपको बोला होगा कि भाई आप थोड़ा हाँ, उसमें, ये है। जब जैसे नहीं कई आती बार तो आप थोड़ा कहते हैं सर प्लीज रिपीट करना, तो जैसे ही वो रिपीट करना हाँ शुरू करते हैं आपको पता लगता है कि भाई हाँ ये चीज पूछ रहे हैं, उस तो जब हाँ। तक अगला रिपीट नहीं करता उससे पहले ही आप उसको शुरू कर देते हैं। जी सर, थोड़ा सा और थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करें। और हाँ गौरव सर। जी, आप किसी तरह की चिंता नहीं कीजिए। यू आर डूइंग हाँ, वेल। बी थैंक यू सर। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, हाँ कोई सर, कॉन्फिडेंस का नो तो इशू नहीं प्रॉब्लम, है। हाँ नो हाँ प्रॉब्लम। नहीं, अच्छा है हाँ। गौरव, अच्छा करोगे। वी विश एवरीबडी विशिंग यू फॉर जो है ना बेस्ट विशेस, है ना। थैंक यू जी सो मच। जी जी ओके। सर। ओके ओके, ठीक ऑल सर, द अच्छा बेस्ट। लगा। जी। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट है राम स्वरूप स्वामी। उनको थोड़ा बीच में बुलाना पड़ रहा है, उनका आगे कहीं जाना है। तो राम ठीक। स्वरूप जी, ऑडियो वीडियो ऑन करें। हाँ गौरव, आप एग्जिट करें। जी सर, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राम स्वरूप जी।